आज बात करते हैं हम कुछ अलग एक्सरसाइज पर। हम 3.4 तक मैंने अच्छी तरह से बना दिया था और आप लोग ने पक्का, मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, आज वज्र गुणन विधि के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे पहले मैं थ्योरी दे देता हूँ, उसके बाद बस एक थ्योरी में, तो थ्योरी से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि थ्योरी देना पड़ेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख दिए वज्र गुणन विधि, बस एक चीज़ को बताते हैं बस, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। तो क्या है वज्र गुणन विधि? हम मान के चलो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस तरह से है तो वज्र गुणन विधि कैसे बनाएंगे, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को यहाँ ले लेंगे, ठीक है ना। x को अपने ऊपर ले लेंगे, फिर y को ले लेंगे, फिर 1 को ले लेंगे। अब ले सर 1 को कैसे लिए, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, a वाले का x है तो ये x ले लिए, b वाले के लिए y है तो y ले लिए, और c वाले के लिए कुछ है क्या, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, मतलब कि यहाँ पर तो चर है नहीं, सिर्फ अचर है, तो इसके लिए हम 1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 1 का। और सब में ना ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, हम करना क्या है, अगर थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे दे। थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, x यहाँ पर y और यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू दे दो, यहाँ पर इक्वल टू दे दो, ठीक है, सब बराबर है। अब क्या करेंगे, अगर x वाले हैं ना, यहाँ ऊपर में x है ना, इसको ढक देंगे, ठीक है ना। अब गुना कर देंगे इन दोनों में और फिर इन दोनों में, और जब गुना करेंगे ना हमेशा अचर में गुना करेंगे, ठीक है ना। किस में करेंगे, अचर में। तो ये y तो अचर है, जिसके बारे में जैसे x है तो x को ढक दिए, बचा क्या, इसका अचर y का y और दोनों का और c1 c2। तो जैसे करेंगे तो ये इन दोनों में गुना हो जाएगा, इन दोनों में जैसे गुना होगा तो क्या हो, लिखेंगे b1 c2 और यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b2 c1, ठीक है। अब y वाले को लेने के लिए तो y वाले को ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा, a1 से c2 में गुना, a1 से c2 में गुना, माइनस फिर a2 में c1 से गुना, और फिर देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले b1 से c2 में, उसके बाद घटाए और b2 माइनस c1 ये किए, और फिर उसके बाद a2 में c2 से, और a1 से c2 में, a2 से c1 में ये किया। अगर आप लोग ढक के अगर नीचे वाले को पहले लेते, जैसे मान के चलो हमने a1 और c2 लिया ना, यही तुम क्या करोगे, a2 c1 पहले लोगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, खुद से माइनस। अगर आप ये याद रखेंगे कि इधर से लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर माइनस नहीं लेना पड़ता, हम बता देते हैं, अन्यथा फिर एक भी आंसर नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे पहले लिखेंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर लेंगे और बाद में माइनस में, अन्यथा अगर इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हमेशा याद रख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम जब सी वाले के लिए तो इसको ढक देंगे, तो a1 और b2 बचा, नीचे से ऊपर लिए a1 और b2 और माइनस गुना करना है, ठीक है ना, b2। और उसके बाद ये ढका हुआ है तो a2 और b1, a2 और b1, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आपको इस तरह समीकरण दिया रहेगा, इस तरह आपको बनाना है। तो आप याद रखना, नीचे से ऊपर से नीचे पहले लेना है, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए ताकि आपको याद रहे, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान से रखना। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। अब 3.5 हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली 3.5, ठीक है। क्या क्वेश्चन में है, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहते हैं कि 3.5 में रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बताए थे 3 प्रकार का हल होता था, एक तो अनेक हल होता था, एक तो अद्वितीय मतलब जिसका एक हल होता था, और एक तो का कोई हल नहीं होता था, ठीक है ना। हम बताए थे समांतर रेखा, पहले प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद संपाती रेखा, उसके बाद समांतर रेखा, ठीक है ना। और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता था, संपाती रेखा का
हल होता था और अनेक हल होता था, उसके बाद प्रतिच्छेद रेखा का सिर्फ एक हल होता था, ठीक है ना। अब वही बोल रहा है, पहले चेक करो, हम बताए थे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इस तरह बताए थे हमको, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में 1/3 है इक्वल टू -3/-9 और इक्वल टू इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, इकट्ठा ये 3 3 जा 9, ये दोनों तो बराबर है 1/3 और बराबर है 1/3 और ये तो बराबर है क्या -3/-2, ये नहीं बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है ना, समांतर रेखा होता है, क्या होता है समांतर रेखा। हम बताए थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको क्या बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। और इसका जो है ना हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इसको तब बनाएंगे नहीं, हम बता रहे समांतर जैसे आ जाए ना, ये याद रखना, ऐसे में समांतर रेखा आता है और समांतर रेखा ग्राफ पे इस तरह बनेगा, ठीक है। और हम बताए थे जब ये दोनों लाइन तो आपस में कभी कटने वाला है नहीं, और जब कटेगा नहीं तो कभी मन निकलेगा भी नहीं एक्स वाई का। हम बार बार बता रहे हैं कि जहाँ पर एक्स वाई कटे वहाँ पर जहाँ पर दोनों रेखा कटे वहाँ पर एक्स वाई का मन निकलेगा। समांतर रेखा कभी जिंदगी में कभी कट ही नहीं सकता, और जब कट ही नहीं सकता तो इसका मन निकल ही नहीं सकता, और निकल नहीं सकता तो इसी के लिए हम बोलते हैं इसका कोई हल नहीं, ठीक है ना। ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2/3 हुआ इक्वल टू ये क्या 1/2 है, अच्छा बराबर है क्या, कभी भी नहीं है ना। 2/3 और 1/2 कभी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब जैसे प्रतिच्छेदी रेखा इसका होगा अद्वितीय हल, मतलब कि केवल एक हल, अद्वितीय हल। तो इसको बनाना है, इसको क्या करना है बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जब अद्वितीय हल आएगा तभी बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्स लेंगे जो अभी बताए हम, फिर क्या लेंगे वाई लेंगे और फिर 1 लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू कर दिए। अब एक्स लिए एक्स वाले रख देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना, अब इधर हम कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर -8 बराबर 0, इधर कर लेते हैं तो -5 बराबर 0। आपको तो अलग से बनाना पड़ेगा, मेरे पास बोर्ड था तो मिटा के कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे इसको मिटा सबको इधर कर लेना, ठीक है ना। इसको जब एक्स वाले लेंगे इसको ढक देंगे तो यहाँ पर 1 बचा और गुना 8, हम लोग तो ऊपर से नीचे लेना है तो साइन के साथ लेना है, ये प्लस है तो +1 गुना ये क्या -8 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या देंगे माइनस, इन दोनों गुना करो 2 इंटू -5, ठीक है, ये हो गया। अब वाई वाले को लेंगे, वाई को ढक देंगे तो 2 गुना पहले ऊपर से नीचे 2 गुना -8, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे और 3 गुना -5 साइन के साथ, ठीक है। ये पहले से माइनस है, ये फार्मूला से माइनस है। और उसके बाद 1 को लेंगे, इसको ढक देंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 क्योंकि दोनों प्लस है और माइनस 3 गुना 1 है, ठीक है। ये बात रही। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बाय ये -8 आ जाएगा और ये माइनस ये 5 दूनी 10, ये माइनस और 5 दूनी 10 माइनस प्लस हो जाएगा ये 10, ठीक है, इक्वल टू। अब y लिख देते हैं बाय ये -16 आ जाएगा और ये 5 15 माइनस में आएगा और पहले से माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 15, ठीक है। अब इक्वल टू क्या करेंगे 1 बाय ये 2 दूनी 4 आएगा और ये -3, ठीक है। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे x बाय ये क्या होगा 10 रुपया मेरे पास है, ठीक है ना, और 8 का उधारी लिए थे, दे भी दिए तो फिर भी क्या बचा 2 रुपया पैसा मेरे पॉकेट में है क्योंकि प्लस वाला हमेशा पॉकेट में होता है, इक्वल टू ये देखो 16 रुपया मेरे पास उधारी था और 15 रुपया मेरे पॉकेट में दे भी दिए, फिर भी 1 रुपया उधारी में बचा हुआ ये देना पड़ेगा, इक्वल टू ये क्या होगा 1/1 क्योंकि 4 में गया। अब क्या करेंगे इसको इससे बराबर कर देंगे, फिर इसको बराबर कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलो करते हैं, यहाँ पर क्या है x/2 इक्वल टू इसको बराबर करते 1 वाले को 1/1 तो गुना करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 2 नहीं हो जाएगा क्या, और फिर इसको y - 1/1 इक्वल टू 1/1 तो क्या होगा y इक्वल टू -1, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना, x का भी और y का भी, ठीक है। तो क्या होगा प्लस में है इधर तो -20 इधर इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है 6x - 10y और बराबर क्या है 40 है, अगर इसको इधर लाए तो माइनस में 40 हो जाएगा इधर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 3/6 इक्वल टू -5/-10 इक्वल टू -20/-40। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है समपाती रेखा होता है ना, समपाती
रेखा, ठीक है, रेखाएं। जब संपाती रेखा होता है तो इसका अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल। इसलिए अनेक हल होता है क्योंकि इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो दोनों लाइन एक ही पर होगा, दोनों लाइन एक ही पर होगा। तो जहाँ हमेशा पूरा कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर हमेशा कट ये रहा है, तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? हम बोले थे जहाँ पर कि दोनों लाइन कटेगा वहाँ पर एक्स वाई का मान निकलेगा। तो हर जगह कट रहा है क्योंकि एक ही लाइन पर है, पूरा कटते जा रहा है, तो इसका अनेक हल है। इसको निकाल नहीं सकते, जितना निकालेंगे उतना खत्म होने का कोई नाम नहीं लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला है कि अद्वितीय स्थिति में इसे वज्रगुणन विधि से कह रहे हैं, तो ये तो अनेक हल हो जाए, इसको तो निकालना है ही नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो बराबर करो 1/3 आ जाएगा, 1 है यहाँ पर, 3 है, इक्वल टू यहाँ -3/-3 इक्वल टू -7/-5 15। अच्छा बताओ, ये तो कट जाएगा, पूरा 1 बचेगा। 1/3 कभी बराबर होगा क्या 1 से? नहीं ना, इसको तो आगे देखेंगे ही नहीं, 1 बराबर नहीं है, इसको देखेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो अनेक हल नहीं होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जब अद्वितीय होगा इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स लेंगे पहले, उसके बाद बराबर देखिए वाई लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे। और मैं बता दिया ऊपर से नीचे एक्स वाई को ढकेंगे तो क्या बचेगा? -3, ये -3 और -15, ठीक है। अब फिर माइनस लगेगा इधर से, अब -3 और गुना -7, ये हो गया। उसके बाद अब वाई वाले को ढकेंगे तो क्या होगा? 1 गुना -15, उसके बाद माइनस पहले से लग गया, उसके बाद 3 गुना -7, ठीक है। उसके बाद अब 1 को ढकेंगे, ये 7 ये सब वाले 1 और 4 वाले को ढकेंगे तो क्या होगा? 1 गुना -3, 1 गुना -3 -3 गुना -3, 3 गुना -3, ठीक है। इसको अब सॉल्व करो, x बाय क्या होगा? गुना करेंगे तो ये प्लस में 45 आएगा। अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 या 21 प्लस में आएगा क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा 21, ठीक है ना। इक्वल टू अब क्या होगा? y बाय 15 से 1 में गुना करेंगे माइनस, तो -15 आएगा। अब माइनस है तो 7 या 21, ये माइनस आएगा 21 और माइनस प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। इक्वल टू 1 बाय ये क्या -3 हो जाएगा, और ये 3 या 9 माइनस में आएगा, और ये प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा? x बाय 45 में 21 गया तो 5 में 1 गया तो 4 बचा, और फिर 4 में 2 गया 2 बचा, ठीक है। इसको अगर गुना कर जोड़ेंगे तो 45 पड़ेगा। उसके बाद इक्वल टू कर देते हैं y बाय क्या बचा? अगर क्या बचेगा? 6 बचेगा प्लस में, क्योंकि ये प्लस में बड़ा वाला, इक्वल टू अब ये क्या बचेगा? यहाँ -3 है, ये प्लस, तो +6 बचेगा। अब इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, तो क्या है? x बाय 24 इक्वल टू 1/6, ठीक है ना। इसको करें दिए, उसके बाद क्या? y बाय 6 इक्वल टू 1/6। अब गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 चौके 24 ना होगा क्या? तो x इक्वल टू x ने तो डायरेक्ट कर लेते हैं, समझ में नहीं आया हो तो देखो x 6x हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो इक्वल टू ये 24 होगा। अब तो कट जाएगा ना 4 बार में, x इक्वल टू 4, और फिर अब देखो ये तो पूरे कट जाएगा, तो y बराबर नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो क्या होगा? y बराबर 1, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है ना पूरा समाप्त कर दिया, ठीक है ना। हम इसको एरिया नंबर 2 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कहता है कि अच्छा बताओ a और b के मान क्या क्या लेंगे जो कि इस हल में जो है ना सभी का मान जो है ना मतलब अनेक हल होगा, इसका सब का अनेक हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे हम, क्वेश्चन को उतारते हैं, 2x + 3y इक्वल टू 7 है, ठीक है ना। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल का बात बोला है, अभी रुको हम समझा रहे हैं। a - b इंटू x और फिर प्लस a + b इंटू y और इक्वल टू क्या होगा? 3a और प्लस b और -2। अब देखो क्या बोलता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। इसमें कह रहा है, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है का मतलब कि a1/a2 है दिया हुआ, इक्वल टू b1/b2 है, इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है ना। तो अब इसको बराबर करते हैं, 2 बाय क्या हो जाएगा इसका? a - b, ये बराबर होगा, ये 3 बाय क्या हो जाएगा? a + b। देखो ध्यान देना, ये x और ये y ये चर है, बाकी ये जो बचा हुआ है ना अचर है, इसी को बराबर करते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू अब यहाँ क्या है? 7 है ना 1 की जगह पर, तो 7 बाय क्या हो जाएगा? 3a
प्लस बी और -2। अब देखो इसको हम इसके बराबर करते हैं, इसको इसके बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा 2/a - b, ए और b का मान निकालना है, तो 3/a + b। अब इसको सॉल्व करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आएगा 3a, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और -3b इक्वल टू, अगर गुना करेंगे तो 2a और +2b। इसको इधर लाएंगे, 3a इधर है तो उधर से 2a है, अगर इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, कट जाएगा। तो अब -3b है। अब इधर से लाएंगे 2b को तो क्या होगा -5b हो जाएगा, -5b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हम इसको इसके बराबर करते हैं, ठीक है, यहीं पर करते हैं। क्या करेंगे 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2। अब गुना करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7a और +7b इक्वल टू 3 × 9a और +3b गुना करेंगे, अब -3 दूनी 6। अब देखो ये 7a है ना, अब इधर लाएंगे तो ये -a हो जाएगा, 9a हो जाएगा। एक कम करो, हम डायरेक्ट इधर ही लाते हैं, तो 9a इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, या आप लोगों को दिक्कत होगा, 3 × 9a और +3b और -6 इक्वल टू 7a और +7b, ठीक है। अब देखो 9 है, इधर से लाएंगे तो घटेगा तो 2a बच जाएगा, और इधर प्लस में 3b है, उधर से लाएंगे तो -7 होगा, तो क्या होगा -4b हो जाएगा, क्योंकि माइनस में होगा बड़ा वाला, और ये -6 है, -6 इक्वल टू 0 कर दिया, कोई दिक्कत। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इधर से कोई विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a और यहाँ a है तो यहाँ 2a है, तो हम विलोपन विधि बताएं कि कोई एक ठो को गुना करके बराबर करना है, तो एक कम करो इसमें 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो ये 2a और क्या हो जाएगा -10b इक्वल टू 0। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, आसान हो जाएगा। अब यही दोनों को हम बराबर करते हैं, यहाँ पर 2a - 4b, इसमें 1 से गुना करेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो। अब ये हो गया, उसके बाद 2a और -10b और -0 +0 इक्वल टू 0, इधर भी इक्वल टू 0। अब कर दो तो घटाने पर, क्या करने पर, क्योंकि साइन चेंज करना है, घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और फिर ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये तो कट गया, अब क्या बचा, ये माइनस में 4 है, ये प्लस में 10 है तो 10 भी, तो क्या करेंगे, ये +6 भी बचेगा, और ये क्या बचेगा माइनस, ये 6 उतर जाएगा इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या होगा, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, और ये 6 भी ये कट जाएगा, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब b का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a - 5b इक्वल टू 0। तो b का मान रखो, a - 5 × 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या होगा, इधर -5 है, उधर जाके प्लस में 5, a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। यही मान निकालने के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कहता क्या है। एक चीज़ कि ये दोनों क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड के लिए, BSEB बोर्ड के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ये लगभग पूछता है, हर बार पूछता है, और बच्चा जाकर के फंस जाता है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या पता है, इसमें क्वेश्चन दे दिया अपरिमित रूप से अनेकाल, इस पर ध्यान ही नहीं देता है, बस बनाना स्टार्ट। अपरिमित रूप से अनेकाल का मतलब है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों को बराबर करना है। और इस क्वेश्चन में 2 नंबर में बोलता है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं कब होगा, जब बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ये होगा जब कोई हल नहीं होगा। तो हम गलत बोल दिए थे, क्योंकि एक सिर्फ हल होगा तब a1/a2 होगा, और नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। यहाँ पर जब अगर बात किया जाए कि कोई हल नहीं है, तो वहाँ पर होना चाहिए समांतर रेखा, और समांतर रेखा होगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको करते हैं, ठीक है ना। 3 यहाँ पर तो नॉट इक्वल टू डालना पड़ेगा, क्योंकि ये होगा, इसका कोई हल नहीं होता है। अब 3/2 क्या है, तो इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट हम, 3k और ये -1 इक्वल टू, ये गुना करेंगे तो 2k और ये -1, ठीक है, गुना के 3k -1 और ये 2k और -1। हाँ, यहाँ पर क्या होगा 3k, हाँ हो गया, और -3 होगा 3, और यहाँ पर क्या होगा 2k और ये -1, ठीक है। अब 3k इधर है तो माइनस, इधर लाएंगे 2k होगा इक्वल टू -1 है, इधर जाके +3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, k इधर बच जाएगा, और इधर प्लस में 3 और माइनस में 1 है, तो क्या होगा प्लस में 2 हो जाएगा, और k का मान ये 2 निकल गया। तो देखो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार दिए, लेकिन इसको बनाना क्या है, कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। कहता है देखो इसको वज्र गुणन विधि से भी करना है, और आपको किससे करना है,
ये प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो आप जब 3.3 पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, उस हिसाब से इसको बना देना। उसके बाद वज्र गुणन विधि से जो अभी पढ़ रहे हैं उससे बना देना, ठीक है ना। इसको हमको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल हिसाब है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आ गया है तो आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन में पहले देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणित विधि से ज्ञात करें। यहाँ पर ना कुछ भी शर्त नहीं दिया हुआ है, हम बताए थे जो शर्त होगा उसी शर्त से अगर आप बनाते हैं तो आपको नंबर फुल मिलेगा। अगर उस शर्त के अलावा दूसरे शर्त से बनाते हैं तो आप दूसरे विधि से बनाते हैं तो आपका नंबर 0 आएगा आंसर आने पर भी। जो शर्त दिया जाए, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि किस विधि से, आपको जो अच्छा लगे उससे बना लेना। तो पहले बताता हूँ, समीकरण निकाल के मैं बताता हूँ और आप लोग हल करेंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या कहता है, इस तरह से जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ना, इस तरह से आप पहले बना चुके हैं। कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है मतलब कि देखो, एक छात्रावास मतलब क्या है, कि हॉस्टल, वहाँ पर क्या है कि एक छात्र के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब कि पूरे महीना में जो खर्च होता है ना, उसका एक भाग जो है नियत है, वो फिक्स्ड लगेगा ही लगेगा। उसका शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया है, और बाकी जो बचा हुआ भाग है ना, उस पर वो डिपेंड करता है कि जितना दिन भोजन लिया होगा उतना दिन का पैसा लगेगा, और नहीं लिया होगा तो नहीं लगेगा। कहता है जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 20 दिन, तो कितना रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, ठीक है ना। छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो 20 दिन भोजन करता है, तो देखो 1 महीने का तो लगेगा, उसके बाद 20 दिन का लगेगा, तो 20 दिन का वाई मान लेते हैं। देखो प्रतिदिन का मानते हैं, उसके बाद प्रतिदिन का मानते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये नियत को मानेंगे, ठीक है ना। माना कि नियत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यय एक्स मान लेते हैं, और प्रतिदिन व्यय वाई हो जाएगा। अब क्या कहता है, एक्स तो लगेगा ही क्योंकि नियत है। ये तीसरा नंबर सवाल, तीसरा सवाल बना रहे हो जो कि इसी तरह से आया था। एक टैक्सी वाला आया, एक लाइब्रेरी वाला आया, उसके बाद ये आया, ठीक है ना। सबसे पहले ये तो एक्स लगेगा ही, उसके बाद कितना दिन भोजन लिया, 20 दिन लिया, तो 20 गुना, और पर डे क्या कर रहा था, वाई रुपया लग रहा था, बराबर कितना, 1000 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। अब जो विधि उपयोग लगता है उससे बनाना है, लेकिन अभी और आगे बनाना है। कहता है कि अब एक नेक्स्ट कहता है जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन के लिए छात्रावास का व्यय 1180 लगता है, 26 दिन, तो ये एक्स तो लगेगा ही ना, और 26 दिन क्या है, तो 26 गुना वाई कर देंगे इक्वल टू 1100, कितना है, 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया समीकरण 2। इससे एक्स वाई का मान निकालना है, उसके बाद आपको एक्स का मान बता देना। यहाँ पर पूछा है कि नियत क्या होगा, नियत बता देना। उसके बाद जब वाई का निकलेगा तो प्रतिदिन हो जाएगा। अब तो विलोपन विधि से डायरेक्ट सॉल्व करते, घटाने पर ये एक्स कटेगा, उसके बाद निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पर बात जाते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जबकि जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। सबसे पहले अंश और हर मानते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन में हम मानते हैं, माना कि अंश इक्वल टू एक्स है और हर इक्वल टू बराबर वाई है, तो हम अंश बाय वाई हर कर देते हैं, एक्स बाय वाई कर दिए। अब क्या कहता है कि भिन्न 1/3 हो जाता है। कितना होता है, भिन्न 1/3 हो जाता है, भिन्न 1/3 हो जाता है, तो कर ही देते हैं, 1/3 हो जाता है कब, कहता है कि जब इसके अंश में एक घटाया जाता है, एक घटा देते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। एक्स बाय, फिर से बोलता है एक्स बाय वाई, पहले इसको बना लेते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या क्या, 3x और -3 इक्वल टू वाई, तो 3x इधर लाएंगे तो -y होगा इक्वल टू +3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरी बार में क्या बोलता है, उसी भिन्न में क्या, दूसरा भिन्न है जब 1/4 हो जाती है, तो क्या करेंगे, एक्स बाय वाई कर देते हैं। ये क्या होता है, 1/4 हो जाता है कब, जबकि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, और तो कुछ बोला नहीं है, हर में 8 जोड़ जाता है। भिन्न ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू क्या होगा, y और +8, इधर लाओ 4x और इधर आएगा -y इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप जिस विधि से आप बना सकते हैं, जिससे अच्छा लगता है उस विधि से बनाओ, और एक्स वाई का मान निकालो। उसके बाद अंश और हर रख दो, जैसे कि अतः करके x बाय वाई है ना, और तो अगर x मान के चलो 5 निकला 5, और ये 6 निकला 6, 5/6, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, हमको विश्वास है कि आप लोग बना चुके होंगे। देखो
देखो जब वीडियो देखना ना पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने वीडियो में आगे जाकर कवर किया है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर आधे उधर से भागेंगे ना, आपको लगेगा कि पता नहीं इसी तरह बताया क्या किया है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। तो हम जितना पूरा वीडियो देखोगे उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा तो समझना बहुत मुश्किल है। अब देखो क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक? 40 अंक। अब पता नहीं कितना अंक क्या है, कहता है, लेकिन 40 अंक टोटल किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। कितना अंक मिले? 3 अंक। उसके बाद तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई है। 1 अंक कटा है और एक सही पर 3 अंक मिले हैं। हाँ, उसके बाद क्या कहता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो कितना हो जाता है? 2 अंक कटते हैं तो यश ने 2 अंक करते हैं तो यश ने 50 अंक अर्जित करते हैं। पहले बोला 3 अंक का मिलता है और 1 अंक गलत होने पर कटता है, तो कितना अंक प्राप्त किया है उसने? 40 अंक। उसके बाद कहता है अगर 4 अंक मिलते एक सही पर और 2 अंक करते हैं अगर गलत पर, तो उसने 50 अंक अर्जित किया है। मतलब टेस्ट में कितना प्रश्न है, मतलब कि टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे थे, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, हम मानेंगे शुद्ध प्रश्नों की संख्या और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या। 3 नंबर में हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ शुद्ध और अशुद्ध पर शुद्ध प्रश्नों की संख्या, माना कि शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर x है, ठीक है, x है। और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर y है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इस पर कि करना क्या है। यहाँ बताओ, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं ना, तो 3 गुना सही कितना था? x कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, और अशुद्ध प्रश्नों पर की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y मन है। और अशुद्ध कितना होता है, पहले ये देखो तो अशुद्ध कितना होता है, कहता है कि ये, हाँ, कहते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। अगर गलत होता है ना तो 1 अंक कटता है, मतलब कि 1 अंक कटता है तो गलत वाला को हम घटाना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। क्या अगर 1 तो गलत होता है तो कितना प्रश्न गलत है? तो गलत है y वाला, तो 1 गुना y, तो y लिखाएगा इक्वल टू कितना अंक अर्जित होते हैं? 40। ये समीकरण 1 हो गया। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 गुना x है तो 3x, और ये 1 गुना y तो y हो जाएगा इक्वल टू, और समीकरण 1। दूसरा में क्या कह रहा है, अगर 4 अंक मिलते हैं शुद्ध पर तो 4 गुना x कर देते हैं, क्योंकि शुद्ध ये है, और माइनस करते हैं, घटेगा ना, क्योंकि गलत वाला को घटाना पड़ेगा। उतना जितना गलत आएगा उसको उस नंबर से टोटल में करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अशुद्ध क्या है? प्रश्नों की संख्या y है, और कितना अशुद्ध पर मिलता है? 2 ना, गुना कर देंगे बराबर 50 मिले। ये समीकरण 2 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, इतना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 नंबर आज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। कितना? 2, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, जिसकी की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? दोनों की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद बोल रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। ए से बी चलना प्रारंभ करता है एक कार, और बी से बी चलना प्रारंभ करता है, मतलब दोनों एक ही दिशा से, अलग अलग दिशा से, मतलब कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, शुरू करता है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है कि यदि ये कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। सबसे पहले देखो, अगर अलग अलग चाल है, किसी का 50 किलोमीटर है, किसी का 60 किलोमीटर है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में मतलब कि एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। अगर चाल सिर्फ अलग है लेकिन एक ही दिशा में चल रहा है तो हाँ चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे? मतलब 5 घंटा बाद में मिलती है। तो आगे क्या होता है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 100 किलोमीटर, क्योंकि ए कार और बी कार है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। और यहाँ पर बता दिया है कि 5 घंटे बाद मिलती है, तो हमको समय भी दे दिया एक का कि 5 घंटा चल रही है उसके बाद मिल रही है। तो हमको क्या करना है, अलग अलग कार का क्या निकालना है, हमको चाल निकालना है, ठीक है ना। तो चलो चाल निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे हम कार ए का चाल, मानेंगे, माना कि ये 4 नंबर क्वेश्चन है, माना कि कार ए का चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये चाल है, और फिर और y कार बी का
बी का चाल क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर समझो, क्योंकि हम क्वेश्चन वहाँ पर उतार नहीं सकते, इसीलिए बार बार मुझे बुक में पढ़नी पड़ती है। कहते हैं कि एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। कितना समय, एक ही समय, मतलब समय में फर्क नहीं। अगर ये 5:30 पर अगर स्टार्ट हुआ है तो वो भी 5:30 पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, एकदम एक ही समय पर एग्जैक्ट। तो यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। देखो क्या करेंगे, मान के चलो हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान के चलो अगर ये कार यहाँ इस स्पीड से चल रहा है तो ये आगे हो गया और ये थोड़ा सा पीछे है, तो इन बीच का डिस्टेंस निकालने के क्या करना पड़ेगा कि इन कारों का डिस्टेंस को स्पीड को ये स्पीड को इन कारों की स्पीड से घटाना पड़ेगा, मतलब इस भाग को निकालने के लिए। मतलब ये भाग x है ये पूरा और ये y है, तो माइनस करेंगे तो ये भाग निकल जाएगा, पता चलेगा कितने स्पीड में चल रहा है। ये हो गया एक। तो दूसरा बात बोल रहा है कि दूसरा ये है कि मान के चलो अगर दोनों एक ही स्पीड से इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है, या तो दोनों एक ही स्पीड से चल रहा है, तो दोनों का निकालने के लिए ना हम दोनों को प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। तो एक का स्पीड निकल गया एक का चाल निकल गया x - y, और दूसरे का क्या निकल गया x + y। और आपको पता है जब घटा रहे हैं ये छोटा वाला है तो इसको समय कम चाल है, घटा रहे हैं ना तो कम हो रहा है चाल, तो कम हो रहा है तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा तो 5 घंटा के पश्चात बोल रहा है 5 गुना, अब क्या आएगा x - y आ जाएगा। देखो x - y ये चाल है, दोनों का मिला के चाल, और ये समय है। जब इन दोनों को गुना करते हैं ना ये डिस्टेंस निकलता है 100 किलोमीटर। बोला है 100 किलोमीटर ही चलेगा ना, क्योंकि उन दोनों का बीच का दूरी क्या है 100 किलोमीटर है। तो ये गुना आपको पता है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि समय गुना दूरी नहीं चाल बराबर क्या होता है, समय गुना चाल बराबर हो जाता है दूरी। क्या होता है, दूरी। तो ये समय हो गया 5 और ये क्या होगा, चाल हो गया दोनों का, तो बराबर दूरी निकला। उसके बाद क्या कहता है कि अगर हम जोड़ते हैं तो इसका 1 घंटा लग रहा है। मान के चलो 1 घंटा लग रहा है, जब पर आवर बोल रहा है तो 1 ही घंटा लग रहा है, जब पर समय तो दिया हुआ नहीं है, तो x + y हो जाएगा। और इक्वल टू ये भी 100 किलोमीटर, क्योंकि वही चलेगा ना, तो ये भी हो जाएगा। तो हम इधर से इधर कटा देंगे तो ये 20 बच जाएगा। तो x - y = 20, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा 1 गुना x + y बोल रहा था = 100। तो ये खत्म हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो x + y = 100 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। एक कम करो, इसको घटाने पर कर दो, घटाने पर, इसको बना ही देते हैं हम पूरा घटाने पर। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये -80 हो जाएगा। दोनों प्लस से कटेगा तो y बराबर क्या होगा, ये कटेगा तो 40 बार में ये y निकल गया 40, मतलब कि कार बी का जो चाल होगा मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को हम मान रखते हैं समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना। अब क्या होगा, x - y = 20 है, तो x का मान तो निकला नहीं है, y का मान निकला है, तो y का मान क्या निकला, 40 निकला, 40 रख देते हैं = 20। तो x = क्या हो जाएगा 20, और इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा 40, x = 60, ठीक है ना। अब लिख देंगे अतः कार एक ही चाल क्या है, क्या माने x किलोमीटर पर आवर ना, तो x किलोमीटर पर आवर, x क्या निकला है, x निकला है 60, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद कार बी की चाल वो कर देते हैं, तो क्या माने y किलोमीटर पर आवर, तो y कितना निकला है, y तो निकला है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना होगा। अब वीडियो पॉज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हम इतना तो लिख लिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, कहते हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हमको पता नहीं है, लेकिन 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्यों, देखो यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई हम मान चुके हैं x, इसमें 5 कम कर दो, कम करना मतलब घटाना, x माइनस क्या होगा 5 इकाई कम करना, y कर देते मतलब 5 कर दिए। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में बढ़ाती है तो चौड़ाई क्या है, y है, इसमें क्या बढ़ाना मतलब कि प्लस करना, 3 बढ़ जाती है। तो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना l × b होता है, ये l हो गया, ये b हो गया। तो क्या होता है 9 इकाई कम हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब जब x और y
अगर इसका लंबाई और चौड़ाई होगा तो इसका क्षेत्रफल एक्स गुना वाई हो जाएगा। तो एक्स गुना वाई रख लेते हैं। इसमें क्या होगा, कम हो जाता है कितना, 9 इकाई। जब इसमें कम किए तो 9 इकाई, इसमें कम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स गुना वाई तो एक्स वाई, फिर एक्स ये प्लस हो गया। अब 3x हो गया। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये 5y, और ये प्लस और माइनस, माइनस और 5 क्या 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब ये एक्स वाई प्लस में और सेम चीज़ है तो कट जाएगा। ये 3x और क्या है माइनस 5y, और इधर माइनस 15 है ना, और इधर क्या है माइनस 9 है, तो इधर आके प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये करके क्या हो गया, माइनस 6 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या कहता है आगे, कहते हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई क्या है x है ना, इसमें 3 इकाई बढ़ा दिए, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिए, तो y में 2 इकाई बढ़ा दिए, तब क्या हो जाता है, कहता है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है, XY है ना, इसमें बढ़ा दो 67। अब इसको सॉल्व करो, x गुना y XY हो गया, और ये प्लस और प्लस हो गया 2x, और ये प्लस और ये प्लस हो गया 3y, और ये प्लस 6 हो गया इक्वल टू XY प्लस 67। XY सेम साइन में था, कट गया। अब ये 2x और ये प्लस 3y हो जाएगा। अब ये क्या है, इधर आएंगे तो प्लस 6 है, इधर आएगा तो माइनस 67 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बचेगा क्या, 61 बचेगा माइनस में 61, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं। इसको हम इस एक कम करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, ये 6 हो जाएगा विलोपन विधि से, और इसमें अगर 3 से गुना कर देते ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। गुना करो 3 दूनी 6x, और क्या होगा इसमें माइनस, और 2 पंचे 10y, और ये माइनस 12 हो जाएगा, 10 6 12। उसके बाद बराबर 0। उसके बाद क्या बोला, 3 दूनी 6x, उसके बाद ये 3 तिया 9, प्लस में होगा ना 9y, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 3 और 6 18 183 इक्वल टू 0। अब इसको घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर ये माइनस प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस। अब ये कट गया, ये 19y बच गया किस में, माइनस में, और ये माइनस 171 बच गया इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, माइनस 19y इक्वल टू माइनस 171। तो ये कट जाएगा, और ये कितना बार में, y इक्वल टू 9 बार में। 19 नंबर 1 से आप लोग हिंदी से नहीं पढ़ेंगे, हमको पता है 99/171, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अब y का मान रख दो किसी में तो निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 3x और माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 गुना y क्या है 9 है ना, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x क्या बच जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x अब क्या हो जाएगा, माइनस 51 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू इधर प्लस 51 होगा, कटेगा तो 17 बार में, तो x इक्वल टू 17। यही आंसर है क्या, देखते हैं तो x का मान और y का मान, हाँ ठीक है, दोनों का आंसर सही है, ठीक है ना। x का भी मान y ये है, इसका मतलब कि अतः लिख देंगे यहाँ पर। अतः क्या होगा, लंबाई क्या माने है, लंबाई को x माने है ना, x बराबर क्या है, x बराबर दिया हुआ है 17, और चौड़ाई अरे यार बस।